गुड इवनिंग, आप सबको नमस्ते। दृष्टि डिवीजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। बेटा हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड के लिए जो जूलॉजी पेपर थर्ड और बॉटनी पेपर थर्ड कॉमन है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। जूलॉजी पेपर थर्ड और बॉटनी पेपर थर्ड में एक टॉपिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉमन है, उसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं एयर पोल्यूशन के अंतर्गत। हमने इसमें एयर पोल्यूशन की डिफिनीशन जाना, एयर पोल्यूशन के सोर्सेज को पढ़ा। अब एयर पोल्यूशन का कंट्रोल मेथड यहाँ पर देखना होगा। इफेक्ट भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया कि एयर पोल्यूशन का एनिमल्स पर क्या मतलब मैन पर क्या इफेक्ट होता है और प्लांट्स पर क्या इफेक्ट होता है। तो सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप चल रहे हैं तो अगला हेडिंग बनेगी कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लिखा है फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर द कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। कुछ विधियां बताई गई हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहला है द हाइट ऑफ चिमनीज। द हाइट ऑफ चिमनीज शुड बी इंक्रीज्ड टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल टू रिड्यूस पोल्यूशन एट ग्राउंड लेवल। कहने का मतलब जैसे आप ईंट फैक्ट्री देखते हैं जहां पर ईंट के भट्ठे होते हैं, वहां पर चिमनी जो रहती है उससे धुआं निकलता रहता है, या कोई और फैक्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, तो सब में चिमनी लगी होती हैं, उनसे धुआं निकलता रहता है। और अगर आपको करना क्या है कि अगर ग्राउंड लेवल पे पोल्यूशन को कम करना है तो चिमनी की ऊंचाई बढ़ानी होगी, क्योंकि धुआं जितना ऊपर जाएगा उतना ही हमारे आसपास उसका फैलाव कम होगा। तो चिमनी की ऊंचाई जितनी हो सके मैक्सिमम ऊपर रखना होगा ताकि हमारे ग्राउंड लेवल पर पोल्यूशन का इफेक्ट कम पड़े, हमारे ग्राउंड लेवल पर पोल्यूशन कम से कम हो। दूसरा है SO2 पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाय एक्सट्रैक्टिंग सल्फर फ्रॉम द फ्यूल बिफोर यूज। अगर हमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन को कम करना है, सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन को कम करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्यूल है उसको यूज करने के पहले उसके सल्फर कंपाउंड को सेपरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। केमिकल मशीन्स आती हैं, उन मशीन का हम यूज करेंगे और फ्यूल में से सल्फर कंपाउंड को हटा देंगे। तो बाद में जब फ्यूल का यूज होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड धुएं के साथ नहीं निकलेगा। कहने का मतलब है कि अगर हमें सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन से बचना है, सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन से बचना है तो हमें फ्यूल को यूज करने के पहले उसमें से सल्फर कंपाउंड को सेपरेट करवा देना होगा विद द हेल्प ऑफ मशीन। तीसरा पॉइंट है पोल्यूशन कंट्रोल लॉज शुड बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली ऑन ऑल टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स एंड प्लेन्स। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल लॉ बनाए गए हैं, पोल्यूशन कंट्रोल लॉ बनाए गए हैं। तो इन लॉ को हमें स्ट्रिक्टली लागू करना होगा ऑटोमोबाइल्स पर, ट्रक्स पर, प्लेन्स पर, मतलब सबका एक मानक रखना होगा कि जैसे 10 साल पुरानी गाड़ियां हो गई तो उनको चेकिंग कराई जाए कि उनका पोल्यूशन लेवल क्या है। अगर वो एक पोल्यूशन लेवल से ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं तो उन पर बैन कर दिया जाए। ऐसा हमारा पोल्यूशन लॉ है। तो कहा जा पोल्यूशन लॉ तो पहले से ही बना है बट उसका पालन नहीं होता, तो कहा जा रहा है कंट्रोल प्रोसीजर में कि हमें पोल्यूशन लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो कराना होगा। जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं सब पोल्यूशन की जांच करवाएं, अगर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो उनके चलने पर रोक लगाई जाए। अगला है ट्रीज शुड बी प्लांटेड ऑन द रोड साइड, रिवर बैंक, पार्क्स एंड ओपन प्लेसेस। आप जानते हैं कि जितने ज़्यादा प्लांटेशन होगा, वृक्ष जितने ज्यादा होंगे, एयर पोल्यूशन की मात्रा कम होती जाएगी। कारण उसका है कि जितने भी प्लांट या ट्रीज होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, बदले में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो अगर प्लांट्स की संख्या ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन कम हो जाएगा। इसीलिए पहले से ही नियम बना है कि जितने भी रोड्स हैं उनके रोड साइड में किनारे पर वृक्ष लगाए जाएं। तो ये भी प्लांटेशन एक अच्छा मेथड है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। अगला है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। परमाणु विस्फोट जो होते हैं, अलग अलग कंट्रीज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, परमाणु विस्फोट करते हैं, इस पर रोक होनी चाहिए। परमाणु विस्फोट हर देश के लिए रोक होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पोल्यूशन का मेन कारण एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 1942 से लेकर 45 के बीच में जब युद्ध चल रहा था, 1939 से 42 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर
एटॉमिक बम का यूज किया था और वहां पर वो पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत से लोग मरे थे। यानी एटॉमिक या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पर रोक होनी चाहिए, तभी एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा। इंडस्ट्रीज शुड बी प्लेस्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ सिटीज, और किसी भी क्षेत्र में कोई भी नगरीय क्षेत्र है, कोई रहने वाला क्षेत्र है, तो वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। ये भी रूल होना चाहिए, कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री है तो वो शहर से काफी दूर स्थित होनी चाहिए, ताकि उसका हार्मफुल इफेक्ट रहने वाले लोगों पर कम से कम पड़ सके। तो ये भैया कुछ हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के मेथड्स। यहां पर आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल कंप्लीट हो गया, कंट्रोल के साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आपको मिलेंगे कुछ शॉर्ट नोट्स, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ मिलेंगे शॉर्ट नोट्स, आपके पेपर में आते ही आते हैं। जैसे पहला हमने स्टार्ट किया फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग जिसको आप शुद्ध भाषा हिंदी भाषा में धुंध कहते हैं, जिसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं। लिखा है फोटोकेमिकल स्मॉग कंटेन्स 2 एयर पोल्यूटेंट्स। फोटोकेमिकल स्मॉग के अंतर्गत 2 पोल्यूटेंट आते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जब आपस में मिलेंगे तो इनको क्या बनाएंगे, ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनाएंगे। दीज रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस ओजोन एंड पैन। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो ये 2 चीजें बनाते हैं, क्या क्या, एक तो ओजोन, दूसरा पैन, जिसको आप पैरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट कहते हैं। पैरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट किसके रिएक्शन से बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों चीजें मिलेंगी तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ओजोन और पैन, पैरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट। बोथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब आप कहेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स आते कहां से हैं, तो जब आप फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल का मतलब ऐसा ईंधन जो हमें जमीन से प्राप्त होते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, इन सबको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी की खुदाई से मिलते हैं, मिट्टी की खुदाई से नीचे दबे हुए मिलते हैं। तो अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स ये सबसे ज्यादा कब उत्पन्न होते हैं, जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, कोयला जलाइए, लकड़ी जलाइए या डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सबको जलाएंगे तो ये हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम, और कहां से ये मिलते हैं, पेंट, सॉल्वेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो आप पेंट करते हैं उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स मिले होते हैं, और पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो दवा का छिड़काव करते हैं उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स मिले होते हैं। अगर आप कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा छिड़क रहे हैं तो भी जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं। जो आप पेंट करते हैं, जब आप पेंट करते हैं तो एक तीखी गंध निकलती है, आपको महक भी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती। तो जब आप पेंट करते हैं तो उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। यहाँ रिएक्शन दिखाया गया, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, किसमें, NO नाइट्रस ऑक्साइड और O एटॉमिक ऑक्सीजन, यानी NO2 से एक O रिलीज हो जाता है, छूट जाता है, टूट जाता है, और यही जो फ्री ऑक्सीजन है ये जाकर ऑक्सीजन O2 के साथ ऐड हो जाता है, रिएक्ट करता है, O2 प्लस O यानी बनाएगा क्या, ओजोन, O3। सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाता है, ओजोन। NO2 ब्रेक होता है NO प्लस O में, और ये जो फ्री O हुआ ये जुड़ जाएगा O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बना देगा क्या, ओजोन, O3 बन जाएगा। अब आगे लिखा है एज द स्मॉग मैच्योर्स, जब इस धुंध की मात्रा बहुत ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में हो जाती है, द विजिबिलिटी इज ग्रेट रिड्यूस, एकदम धुंधला हो जाता है, आसपास ही दिखाई नहीं देता है, आपको आसपास भी दिखाई नहीं देगा। ब्रीथिंग ओजोन, अगर ओजोन की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रही है तो अगर इसको ये सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में पहुंचेगी तो क्या इफेक्ट करेगा, रिस्पायरेटरी एंड नर्वस सिस्टम। अगर ओजोन हमारे शरीर में पहुंचेगी तो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाएगी और हमारे नर्वस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करेगी। इट आल्सो कॉजेज हेडेक, इसके और भी प्रभाव क्या है, हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, लीफ मॉटलिंग, पत्तियों में क्या होगा, पत्तियां मुड़ जाएंगी, एंड रिड्यूस्ड ग्रोथ, और वृद्धि भी कम हो जाएगी, पौधों की भी वृद्धि और जंतुओं की वृद्धि।
दोनों को ये घटाते हैं। तो ये पहला शॉर्ट नोट है जिसको आप कह रहे हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। अभी एयर पोल्यूशन के कुछ और भी शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन होल, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इसी के हैं। एसिड रेन, ये सब एयर पोल्यूशन के ही शॉर्ट नोट हैं जो कि सेक्शन ए में आपको मिलते हैं। मतलब जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है उसके साथ साथ ये शॉर्ट नोट भी चल रहे हैं, और उतने ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, क्योंकि चाहे एसिड रेन हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ओजोन डिप्लीशन हो, फोटोकेमिकल स्मॉग हो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी हो, ये सब इसी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक हैं भैया, वो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई डाउट रहता है तो बताइएगा। थैंक यू भैया।